छोटे छोटे ही चैप्टर हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज अभी तक हमने पढ़ा था सॉलिड्स के बारे में, जितना भी वो रिजिड बॉडीज होते थे। सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते थे। और रिजिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, कोर्स लगाने में शेप चेंज नहीं करते हैं। यूँ कहना चाहिए कि उस बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लें, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं आपसे अपना एग्जांपल देता हूँ। क्या हम लोग रिजिड बॉडी हैं? तो हम लोग रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में मान लीजिए दो उंगलियां ली, ये दो पॉइंट हो गए, ये चेंज हो सकते हैं, तो हम रिजिड बॉडी नहीं है। ऐसी बॉडी भी जैसे ये पेन है, इसका कोई पॉइंट ले लिए, ये ले लिए, ये लिए, क्या इसके पॉइंट की पोजीशन चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ये रिजिड बॉडी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज और इलास्टिक बॉडी। इसके अंदर सबसे पहली चीज पढ़ेंगे इलास्टिक बॉडी। ठीक है, जी सलाम अलैकुम। जी ऑप्शन कर दिया है। अरे कल क्लास ले लिया, क्लास लेने गया था तो तबीयत अजीब सी हो गई, फिर उसको लेट गया, फिर लेटे ही रह गया मोबाइल। तो अभी क्लास ले रहा हूँ, फिर फोन करता हूँ, मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह। तो लिखिए इलास्टिक बॉडी क्या होती है? बॉडी when we apply a force, गुड की फोर्स की वजह लिखिए डिफॉर्मिंग फोर्स, it gets deformed। ठीक है, तो हमने कोई बॉडी ली, मान लीजिए कोई रबड़ की बॉल थी, वो आती है ना एक बॉल, उसको दबाते हैं, कहते हैं उंगलियों की एक्सरसाइज करने के लिए, या स्ट्रेस रिमूव करने का भी उसको तरीका बताते हैं। हमने उसको दबाया, वो स्क्वीज कर दी, लेकिन जब हम उसको डिफॉर्मेटिव फोर्स को हटाते हैं तो वो क्या हो जाती है? वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेती है। ठीक है, तो अगली लाइन में लिखिए एंड व्हेन वी रिमूव द डिफॉर्मेटिव फोर्स, बॉडी regains its natural shape। ठीक है, क्या करती है? अपनी नेचुरल शेप को वापस रिगेन कर लेती है। क्या सारी चीजें अपनी नेचुरल शेप को रिगेन करती है? नहीं, कुछ चीज होती है, आपने उसको बेंड किया या उसको स्क्वीज किया, अंडे को स्क्वीज कर दो, क्या हो जाएगा? वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। तो कुछ चीज होती है, अगर आपने उस पर डिफॉर्मेटिव फोर्स लगाया
तो वो डिफॉर्म जैसा आपने किया वैसा ही डिफॉर्म रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। कुछ चीज ऐसी होती है आपने उसमें डिफॉर्मेटिव फोर्स लगाया तो कुछ पार्ट वो रिगेन कर लेगा शेप का और कुछ पार्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। और कुछ बॉडी ऐसी होती है जिसको आपने फोर्स लगा करके डिफॉर्म किया और वो वापस अपने नेचुरल शेप में आ गया। तो ये 2-3 कंडीशन और 2-3 तरह की बॉडी हम लोग देखते हैं। तो जो अपनी शेप को डिफॉर्मेटिव फोर्स हटाने के बाद रिगेन कर लेता है, ऐसी बॉडीज को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो लिखिए इस बात को, रिगेन इट्स शेप के बाद लिखिए दीज टाइप ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज, ठीक है। अच्छा जब मैंने फोर्स लगाया डिफॉर्मेटिव फोर्स तो उसकी शेप तो चेंज हो गई। तो जब शेप चेंज हो गई तो उस शेप को वापस रीगेन करने में जो उसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहां से आई उसके बाद बॉडी के बाद? बोलिए। सराउंडिंग से। बताइए क्यों? स्प्रिंग ही को ले लीजिए, स्प्रिंग का एग्जांपल ले लीजिए। मैंने इसको खींचा तो ये एलोंगेट हो गई और ठीक है। तो वापिस ये अपनी शेप में जब मैं ये डिफॉर्मेटिव फोर्स हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो ये वापिस अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएगी। तो कहां से आती है ये एनर्जी इसके बाद? बोलिए भाई। जो मैंने वर्क किया, फोर्स लगाया, इसका मतलब वर्क किया, डिफॉर्मेटिव फोर्स लगाया, वर्क किया। वो वर्क इसके अंदर क्या होता है? एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसके बराबर होती है। यही पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? यूज हो जाती है, इसको वापस अपनी शेप में ला देगा। तो बॉल को भी मैंने स्क्वीज किया तो उसकी डिफॉर्मेशन हुआ उसके अंदर। डिफॉर्मेशन के बाद तो जो मैंने वर्क किया उस बॉल को स्क्वीज करने में, फोर्स लगा रहा हूं तो वर्क कर रहा हूं तो उसकी डिफॉर्मेशन हो रही है। तो वो जो मैंने वर्क किया वही उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गया, ठीक है। और जब मैं उसको रिलीज करता हूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी से वापस वर्क करके उसको वापस उसकी शेप दिला देती है, ठीक है ना। हाँ, तो बेसिकली उसकी डिफॉर्मेशन को दोबारा से रिफॉर्म करने में जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? जो मैंने वर्क करके उसको डिफॉर्म करके उसमें एनर्जी स्टोर करी है। तो इस बात को भी आप लोग लिख लीजिए क्योंकि आपके दिमाग में थी नहीं ये बात। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी while deforming while deforming gets utilized in reforming the body ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक मेरे पास लोहे की रॉड है, ठीक है, लोहे की रॉड है, या चलिए उससे आसान कर देते हैं, एक स्टील का स्केल है, स्टील वाला, और एक लकड़ी वाला स्केल है, ठीक है। दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिक होगा? लोहे वाला। लोहे वाला। क्यों? क्योंकि अगर हम वुड के स्केल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक तो नहीं करना ना, थोड़ा सा ही करना है।
थोड़ा सा ही करना है ताकि दोनों ब्रेक ना हो। स्टील वाला बैंड। तो स्टील वाला बेंड भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है, वो बेंड हो जाए। तो वही दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन ज्यादा इलास्टिक है। स्टील वाले में हमको दिखता है कि लकड़ी वाला या रबड़ वाला वो तो ज्यादा आसानी से डिफॉर्म हो जा रहा है, तो हमें लगता है कि ये ज्यादा इलास्टिक है। स्टील वाला तो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा इलास्टिक नहीं है। आंसर आप लोगों का सही था, स्टील का ही ज्यादा इलास्टिक होता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन ये है कि जिस बॉडी को डिफॉर्म करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है वो बॉडी ज्यादा इलास्टिक होती है, बशर्ते कि वो रीगेन भी कर ले अपनी शेप। ठीक है ना? अब वो स्केल था, आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा बेंड किया फोर्स लगा करके। मान लीजिए रॉड होती तो आपको बेंड करने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती। एक लकड़ी की स्टिक है उतनी मोटी, उसको भी आपने बेंड किया, फोर्स लगाया। गलती से मान लो दोनों में से कोई एक छूट जाए तो किससे ज्यादा चोट लगेगी? स्टील वाले से। क्यों लगी? उतना ही बेंड हुआ था जितनी लकड़ी बेंड की उतना, क्योंकि आपने स्टील वाले को बेंड करने में ज्यादा एनर्जी लगाई, ज्यादा वर्क किया, तो उतना ही बेंड करने पे स्टील वाली रॉड जो है उसमें बहुत आपको वर्क करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, तो उसकी वो जो है जब वापिस आएगी तो उतनी एनर्जी लेकर के आएगी तो सर को फोड़ देगी, वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन लकड़ी वाले से अगर लगा तो हल्का फुल्का निशान पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है इस चीज को याद रखना है कि डिफॉर्म करने में जिस बॉडी को हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है या ज्यादा वर्क करना पड़ता है वो क्या होती है? बोलिए। वो ज्यादा इलास्टिक होती है। लिखा इस बात को? लिखिए। एग्जाम्पल में स्टील लिख लीजिए। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है? क्यों? रबर से खींच के मारो किसी को और ऐसे बेंड करके सरिये से मारो। ज्यादा ओरिजिनल जो पुरानी फॉर्म थी उसकी, उसको रिगेन कर लेगी रबर। बस यही कंफ्यूजन रहता है ना, इसीलिए समझा रहा था। रबड़ को डिफॉर्म करने में कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा लगेगी। फिर और स्टील को ज्यादा लगेगी। बस इतना सा खाली दिमाग में रखिए। ठीक है? इसीलिए जो स्प्रिंग वगैरह बनाई जाती हैं वो सब स्टील की बनाई जाती है। इसीलिए सब स्टील की बनाई जाती है ताकि कोई चीज जो है, मान लीजिए स्प्रिंग कहाँ पे यूज होती है? जहाँ पे भी यूज होती है ज्यादातर गाड़ियों में जो है वो नीचे उसके जब बम्प वगैरह आता है तो वहां पर उसके शॉक एब्जॉर्बर के रूप में किया जाता है। तो अगर रबड़ की होगी तो वो बहुत आसानी से डिफॉर्म हो जाएगी, उसका लगाना ना लगाना सब एक जैसा रहेगा। स्टील वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जो झटका लगा उसको उसने उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और ज्यादा एब्जॉर्ब भी करती है और ज्यादा डिफॉर्म भी नहीं होती कि ये भी नहीं एकदम से बैठ गई, बस थोड़ा मोड़ा फर्क आता है। उसके बाद फिर वापस आ जाती है तो पैसेंजर को बहुत कंफर्ट फील होता है, पता ही नहीं चलता है कि बहुत ज्यादा, बल्कि उसको बाद में तो अच्छा लगता है कि धीरे धीरे ऊपर नीचे हो। ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो ये इलास्टिसिटी के बारे में कुछ डिस्कशन हो गया। इसको कोई इसके अंदर क्वेश्चन हो तो बताइए। तो ये लिखिए ना, फॉर सेम डिफॉर्मेशन स्टील नीड्स मोर फोर्स देयरफॉर इट इज मोर इलास्टिक। ये आपके उसमें लिखा होना चाहिए।
तो रिजिड बॉडी तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। रिजिड बॉडी ये होती है जिसमें कोई डिफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। इलास्टिक बॉडी वो होती है जिसमें डिफॉर्मेशन हो, क्या हो, डिफॉर्मेशन हुआ फोर्स लगाने पे, और उसके बाद फिर के दोबारा क्या होगा, रिफॉर्म हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तीसरा टाइप मैंने बताया पार्शियली इलास्टिक। तीसरा पार्शियली इलास्टिक। इसमें क्या होता है कि जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कुछ तो रिकवर हो गया और कुछ रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है। तो पार्शियली इलास्टिक में क्या होता है, पार्शियल रिफॉर्म हो गया एंड पार्शियल कुछ पार्ट उसका डिफॉर्म मिला, डिफॉर्म, ठीक है ना। मान लो प्लास्टिक की बॉल थी जो खेलते थे बचपन में, हो सकता अभी खेलते हो, खेले थे घर में, उसको दबाते तो कुछ पार्ट दबा नहीं जाता उसका, हाँ कोई थोड़ा बहुत उसका जो है हिस्सा दबा रह जाता है, ठीक है। और कुछ पार्ट जैसे हमने उसको दबाया तो कुछ पार्ट दबा रह जाता है, कुछ वापिस आ जाता है, तो वो क्या हो गई, वो पार्शियल इलास्टिक हो गई, ठीक है। ये हो गया। और चौथी टाइप होती है इन इलास्टिक। चौथी टाइप क्या होती है, इन इलास्टिक। रिजिड हो गई, इलास्टिक हो गई, पार्शियल इलास्टिक हो गई, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। इसका एक और नाम भी है प्लास्टिक, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें अगर हमने किसी को डिफॉर्म कर दिया तो फिर वो रिफॉर्म नहीं। कोई एग्जांपल बताओ। प्लास्टिक ले लेंगे, मतलब उसको हमने खींचा तो रिफॉर्म नहीं होगा। क्यों, थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो रिफॉर्म हो जाएगी। ऐसे तो कोई भी चीज रिफॉर्म होकर के रिफॉर्म नहीं होगी, एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद तो स्टील भी जो है रिफॉर्म नहीं होगी, वो भी हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। आटा, आटे को दबाइए तो क्या हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो गई, आटे की लोई बनाई आपने, उसको ऐसे उंगली से दबा दिया, फिर आएगा दोबारा, वो नहीं आएगा। क्ले मिट्टी हो गई जिससे बच्चे खेलते हैं कलरफुल, उसको आपने चेयर चेंज, वो भी रिफॉर्म नहीं होगी। तो ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, हाँ प्लास्टिक और इलास्टिक के। तो इसके लिए लिख लिए इट विल नॉट रिफॉर्म इन इलास्टिक। तो बस इसी तरह की चीजें हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन लीजिए, सेलेक्ट द रॉन्ग डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन देनी है, इसमें से ये बताना है कौन सी रॉन्ग है। पहला, deforming force is a force changes configuration of the body. Configuration of the body. दूसरा, elastic property is a property of regaining original configuration. Elastic property is a property of regaining original configuration. तीसरा,
प्लास्टिक प्रॉपर्टी या प्लास्टिक बॉडी is a body which can be melted easily, जिसको आसानी से मेल्ट किया जा सकता है। इलास्टिक लिमिट is a limit beyond which property of elasticity vanishes. Improve how to improve मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अच्छा, किसी ने टफन गिलास का नाम सुना हुआ? टफन गिलास नहीं सुना? सुना है? क्या होता है बताओ? स्क्रीन गार्ड कहाँ लगता है? मोबाइल में। और बताओ, तुमने सुना? सबने सुना है, देखा है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। टफन गिलास टफन गिलास जो होता है, ये टफन गिलास जितने भी कार में, बसेस में गिलास होते हैं वो सब टफन गिलास होते हैं। नॉर्मल गिलास से क्या खास बात होती है उनकी? कुछ अब दिमाग में आया? बोलो जवान। टफ तो होते हैं, यस, टफ हो जाते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी उनकी टफ हो जाती है। लेकिन जब वो टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं देखा? छोटे छोटे दाने, बीड्स बन जाती है। अगर टफन गिलास नहीं होता तो वो शार्प एजेस के साथ टूटता है, और वो टूटता है तो अगर कोई खुदा न खास्ता सामने खड़ा हो, नीचे खड़ा हो, ऊपर से टूटा तो वो उसको बहुत हैवीली डैमेज कर सकता है, इवन डेथ हो सकती है। लेकिन टफन गिलास अगर टूटा तो वो छोटे छोटे, क्योंकि बीड्स बनते हैं, तो बीड से जो चोट लगेगी वैसे चोट लगेगी। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है टफन गिलास की, वो भी बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा वो हार्ड होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 mm का गिलास है, इसीलिए डाइनिंग टेबल वगैरह या सेंट्रल टेबल वगैरह जो होती है ड्राइंग रूम में, वो टफन गिलास की बनी होती है। उस पर बर्तन गिर भी जाए, कुछ हो जाए, वो टूटता टाटता नहीं। ठीक है, जो लोग ऑफिसेज वगैरह बनवाते हैं, हमारा तो ये टफन गिलास नहीं है, नॉर्मल गिलास लगा हुआ थोड़ा सा, लेकिन अगर ऑफिस बनवाते हैं और उसका बड़ा केबिन होता है, देखते हैं मोटा गिलास पूरा होता है, वो सब टफन गिलास है। ठीक है, लेकिन अगर वही नॉर्मल गिलास उसको लगवा ले तो बहुत खतरनाक हो जाए। जिस दिन वो टूटेगा उस दिन कईयों को जख्मी कर देगा और उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन जब उसको हम टफन कर देते हैं तो फिर उसके टूटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ना के बराबर होते हैं। तो टफन कैसे करते हैं? तो टफन करने का तरीका ये होता है कि हम उसके, कोई भी चीज है उसको आप टफ कर सकते हैं। मैंने गिलास का एग्जांपल लिया क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो कोई भी मटेरियल लीजिए, उसकी हर मटेरियल जो सॉलिड होगा उसकी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी उसके जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन होगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पे वो सब के सब सेट होते हैं। जैसे NaCl होता है कि सोडियम जो है, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, देखा है NaCl का स्ट्रक्चर किसी ने? कैसे होता है? ये Na होता है,
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हर एज पे अल्टरनेट लगा दिए, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अपने आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट पे आ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही दूसरा ब्लॉक होगा, ठीक है, हाँ दूसरा ब्लॉक होगा, इसके भी कोने पे क्या हो जाएगा, यहाँ Na पॉजिटिव है तो यहाँ Cl नेगेटिव हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव। ऐसे पूरी क्यूब होती है, आगे भी पीछे भी। ये NaCl नमक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, Na पॉजिटिव यानी कटायन सोडियम के और क्लोराइड के आयन अपने आप को इस तरीके से उन्होंने ज्योमेट्री में अरेंज किया होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्रिस्टलाइजिंग स्ट्रक्चर। क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइजिंग स्ट्रक्चर होगा। अब हर जो भी कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, अगर वो सॉलिड है तो उसका एक क्रिस्टलाइजिंग स्ट्रक्चर होगा। तो उस क्रिस्टलाइजिंग स्ट्रक्चर का एक क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर तक आप हीट करोगे तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर तक आपने क्या किया, उसको हीट किया, उस मटेरियल को, कोई भी मटेरियल, लोहा ले लो, कॉपर ले लो, स्टील ले लो, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग, एल्यूमिनियम ले लो, या इस तरीके कोई कंपाउंड ले लो, गिलास ले लो, गिलास किसका बना होता है, सिलिका, ठीक है, Si सिलिकॉन का बना होता है, ओके। तो हम जब इसको हीट करते हैं इसके क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक और फिर इसको धीरे धीरे कूल कर देते हैं, तो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की हो जाती है, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। यानी क्या करना है, पहले आपने क्या किया, मान लिए गिलास लिया, गिलास पहले आपने मैन्युफैक्चर किया, ये नॉर्मल गिलास जो है ये वाला बन गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करी, सिलिका से ही बन गई, शीट बना ली आपने, ओके, गिलास शीट बन गई। ये 5 mm का गिलास हो गया, 5 मिलीमीटर। अब क्या किया आपने, इस गिलास शीट को ओवन के अंदर रख दिया या ओवन से पास करते हैं। तो इस ओवन का टेम्परेचर हमने जो सेट किया है वो क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर सेट किया हुआ है या उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, ताकि इसके जो क्रिस्टल्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक ना हो। अब इसमें से हमने इसको पास किया, पास करने के बाद कुछ टाइम होता है, हर चीज का एक लिमिट है, पूरी कैलकुलेशन की हुई है, लिखा हुआ है, टेस्ट किया हुआ है एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे निकाल दिया गिलास शीट को, ठीक है। अब ये जो गिलास शीट बनी ये बनी टफन गिलास बनी। अब ये जो इसकी स्ट्रेंथ होगी ये मैनी टाइम्स ज्यादा होगी इससे, और ब्रेक भी होगा तो वैसे नहीं होगा शार्प एजेस के साथ, बल्कि बीड्स की शक्ल में, ठीक है। तो कहने का मतलब, पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये था कि बाय हीट ट्रीटमेंट, बाय हीट ट्रीटमेंट we can improve mechanical
मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो पहला तरीका ये हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करने का, ठीक है। ओके, और ये पूरा लिखिए ताकि ये याद रहे। गिलास शीट बनाई, उसको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट किया, उसके बाद क्या हो जाता है, वही गिलास शीट टफ हो जाती है बहुत ज्यादा, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तो एक मेथड ये हो गया हीट ट्रीटमेंट के जरिए से। दूसरा मेथड होता है फॉर्जिंग। दूसरा मेथड होता है फॉर्जिंग। फॉर्जिंग क्या होता है? किसी भी मेटल को पिघलाकर दोबारा बनाना, किसी भी मेटल को पिघलाकर दोबारा बनाना, शेप देना। पिघलाना नहीं वर्ड यूज करेंगे, थोड़ा सा हीट करके क्या करते हैं, उस पर हथौड़ी मारते हैं, ठीक है। तो वो जो हम उस पर हीट करके उस पर हथौड़ी मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज्यादा करीब आ जाते हैं। ओके, इसीलिए देखते होंगे कोई चीज बना रहे हैं हम, तो वो जो लोहार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मार मार के जो भी चीज बना रहे हैं, अगर वो ऑर्डिनरी मेटल ले लें, ऐसा नॉर्मल उसको फॉर्म में जो भी बनाना है, मान लीजिए चाकू ही बनाना है या हथौड़ी बनानी है, और नॉर्मल मेटल की बनाते जो फैक्ट्री से आ रहा है निकल करके, और उसकी हम लोगों ने हथौड़ी बना दी, तो वो पता चला उससे जहां चोट लगा रहे हैं तो वो सामने वाले पे तो चोट कम लगा रहा, अपने अंदर डिफॉर्मेशन ज्यादा कर रहा है। तो उसको क्या करते हैं, पहले हम उस लोहे को डिफॉर्जिंग के जरिए, यानी चोट लगा लगा करके उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथ उसको देते हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए जो बाकायदा इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं जहां पर स्टील की शीट वगैरह बनाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, रोल करते हैं, रोलिंग के जरिए से उनपे जो है वो एक ऊपर रोलर होता है, नीचे होता है, उसके अंदर से गुजारते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी फॉर्जिंग उस रोलर के जरिए से हो जाती है। तो जब आप किसी मेटल को इस तरीके से चोट लगा करके उसको फॉर्ज करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो दूसरा मेथड ये है फॉर्जिंग का। इसलिए पहले जमाने में देखा होगा कि उसमें तलवार बनाते थे, उसे क्या किया, थोड़ा सा हीट किया, हीट करके फिर उसको मारा, फॉर्जिंग की, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड भी होता है, शेप भी हो गया प्रॉपर, और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मल लोहे के मुकाबले में कई गुना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद उसको पानी में डाल के ठंडा किया, ठीक है। और एलॉय वगैरह बनाते हैं, तो उससे भी जो है दूसरे मेटल को हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो एलॉय बना करके भी हम क्या करते हैं, एलॉय, एलॉय जानते हैं, हाँ, दो या दो मेटल से ज्यादा का हमने मिक्स मेटल बना दिया, तो उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। जैसे पीतल होता है, क्या होता है, उसके अंदर कॉपर होता है और जिंक होता है, दोनों को मिक्स करके हमने नया मेटल बना दिया। तो पीतल जो होता है ये ज्यादा हार्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कॉपर के मुकाबले, ठीक है। तो ये कहानी जो है, इसमें कुछ पॉइंट तो लिख ही सकते हैं हम लोग खाली सुनने के अलावा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करने का तरीका। तो अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग affects the
elasticity of a substance. Which of the following affects the elasticity of a substance? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चेंज इन टेम्परेचर। पहला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा है इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस। दूसरा है इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस। अगर आप दूसरी चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे स्टील ही बनाते हैं, एक तो नॉर्मल लोहा हो गया, उसमें हमने क्या किया, कुछ कार्बन वगैरह और कुछ और एलॉय ऐड कर दिए, मतलब मेटल ऐड किए, उसकी वजह से वो स्टेनलेस स्टील बन गया। उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, उसे भी एलॉय कहते हैं। उसकी स्टील की उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव कर गई। लेकिन जो बाहर से अपने मटेरियल ऐड किया, चाहे वो उसको इंप्रूव कर रहा है, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी कहेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया। तीसरा ये वाला है, ये फोर्जिंग ऑप्शन दिया हुआ है, हैमरिंग। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हैमरिंग। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही होगा? 4। ये वाला टेम्परेचर चेंज करने से नहीं चेंज होता है स्ट्रेंथ। ऑल ऑफ द अबव। चारों के चारों, यानी तीनों जो ऊपर ऑप्शन है वो सब के सब जो है वो प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो वही जो बात समझाई है वो क्वेश्चन में आ गई। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा चुकी हैं पहले भी, अब भी इसको पूछने के चांसेस है। चलिए आप हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाए? स्ट्रेस, स्ट्रेस इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है ये स्ट्रेस? लिखिए, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा एक ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। इधर भी फोर्स लगाया मैंने F, और इधर भी फोर्स लगा दिया F। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? जो इसके अंदर लग रहा हो, कोई तो होगा। तो इसके अंदर फोर्स कितना लग रहा होगा और क्यों लग रहा होगा? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड हैं, बायोकेमिकल बॉन्डिंग। आप इनको खींच रहे हैं तो क्या होगा? इनके ऊपर बताइए, टेंशन बढ़ रही होगी नहीं आ रही होगी? इसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये चाह नहीं रहे हैं दूर जाना, ये दूर जाना चाह नहीं रहे। तो अगर मैं कहीं से भी कट करूं इसको, यहां से मान लीजिए मैंने कट कर दिया, तो यहां से कट किया तो इसका जो फोर्स आएगा,
ये फोर्स F लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? वो इस जो बाहर से फोर्स मैंने लगाया एक्सटर्नल, उसके बराबर होगा। और मान लेते हैं इसका एरिया जो है वो, ये एरिया है ए, इसका एरिया है ए, ये एरिया है, ठीक है ए। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स एफ आर डिवाइडेड बाय ए, इसके बराबर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में एफ अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसकी यूनिट बताओ, पदनाम क्या होगी स्ट्रेस की? क्या यूनिट होगी बोलो? चलो जवाब तुम बता दो, क्या यूनिट होगी? अरे फॉर्मूले से यूनिट ही बनानी आती, कितनी मरतबा बनाई है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट बोलो। क्या है यार फोर्स की यूनिट? क्या होती है यूनिट श्रीराम फोर्स की? फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर, मीटर पर सेकेंड। वो वेलोसिटी की यूनिट होती है। तुम बताओ मुस्कान, क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन होती है। न्यूटन, न्यूटन मीटर, क्या क्या बता रहे हो तुम लोग यार? न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? क्यों प्रियंका? मीटर, हाँ मीटर स्क्वायर। एरिया में कैसे निकालते हैं एरिया? एरिया हम निकालते हैं ये लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी कोई चीज नापनी हो तो मीटर में नापेंगे, और ब्रेथ नापनी हो तो वो भी मीटर में नापेंगे। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर होगा। तो ये यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और किसकी यूनिट होती है बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट याद है? प्रेशर भी क्या होता है? प्रेशर भी जो है वो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, ठीक है। और इसकी भी यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ये फिर स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क क्या है? दोनों की यूनिट सेम है और आना भी चाहिए। तो देखिए, स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा इंटरनल डेवलप होता है, इंटरनल, अंदर डेवलप होता है स्ट्रेस बॉडी के। और प्रेशर, प्रेशर बाहर से लगता है। बाहर से अगर आपने फोर्स लगाया, इस फोर्स को एरिया से डिवाइड करना, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है ये एक्सटर्नल होता है, प्रेशर एक्सटर्नल होता है, और स्ट्रेस इंटरनल होता है। यूनिट दोनों की सेम है, फॉर्मूला सेम, ठीक है। मान लीजिए पिस्टन है, ये ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है।
ठीक है, ये पिस्टन का ये एरिया ए है, फोर्स एफ लगा रहा है, तो कितना प्रेशर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कितना प्रेशर बन रहा है या कितना प्रेशर लग रहा है, तो एफ अपॉन ए, ये प्रेशर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमसे क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे स्ट्रेस। आ गई बात समझ में? चलिए, दोनों की यूनिट सेम होती है। अच्छा, यूनिट क्या होती है, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गई, और कोई यूनिट याद है प्रेशर की, ओ सॉरी स्ट्रेस की? हाँ, इसकी दूसरी यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, ये एसआई यूनिट इसकी पास्कल होती है। तो स्ट्रेस की दूसरी यूनिट का नाम क्या है, पास्कल। अब यहीं से एक वर्ड और ले लेते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ, कौन कहते हैं ना, कितना, किसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, तो मेंटल स्ट्रेंथ। तो मेंटल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, कौन कितना प्रेशर, कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, कितनी मुसीबत और परेशानी में भी अपने आप को कूल एंड काम रख सकता है, उसको क्या कहेंगे, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कहेंगे। इसी तरीके से कोई बॉडी, उस पर कितना स्ट्रेस लगा हुआ है, उसके बावजूद वो ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये उस बॉडी की क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की ताकत जो है वो क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में समझ में आया, तो इस बात को लिख लीजिए। स्ट्रेंथ के बारे में लिखिए, मैक्सिमम स्ट्रेस ए बॉडी कैन टॉलरेट। Maximum stress a body can tolerate is called strength of the body. चलिए, मान लीजिए एक ब्रिज बनाया मैंने, बनवाया, ये मेरे पिलर्स हैं ब्रिज के, और ये ब्रिज बन गया। अब इस पे से जो है वो डिफरेंट गाड़ियां जा रही हैं, ट्रक भी जा रहे हैं, कार्स भी जा रही हैं, सब जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया, इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेस पिलर्स पे आती है वो 200 मेगा पास्कल की आती है। ठीक है, 200 मेगा पास्कल। मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब क्या होता है, जोर से बोलो, मतलब नीचे करके बोलो, आवाज तुम्हारी कट जाएगी। हाँ बोलो, जोर से बोलो। बड़ा होता है, मेगा बड़ा तो होता है, तो बड़े से ही लग रहा है, कितना बड़ा होता है, रोजाना देखते हो मेगाबाइट, एमबीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस, क्या होता है मेगा,
kbps कितना होता है? यस, kbps सब सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। किलोबाइट 10⁻³ बाइट्स पर सेकेंड। मेगा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ बाइट्स पर सेकेंड हो जाएगा। गीगा कर देंगे तो 10⁻⁹ बाइट्स पर सेकेंड हो जाएगा। टेरा कर देंगे तो 10⁻12 बाइट्स पर सेकेंड हो जाएगा। ये सब वर्ड पहले यूज हो रहे हैं, अब जहां भी जरूरत होती है वहां यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतना मेगा पास्कल यानी 200 × 10⁻⁶ पास्कल का लोड बर्दाश्त कर सकता है, स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, जब यहाँ पे पीक ट्रैफिक होता है वो भी। ठीक है, ये पिलर है, मेन लोड पिलर्स पे ही पड़ता है। ठीक, अब मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कि वुड का पिलर बनाया मैंने, तो वुड की जो स्ट्रेंथ है वो है 100 मेगा पास्कल। वुड की क्या है? 100 मेगा पास्कल। बी स्टील की है 170 मेगा पास्कल। ये हो गई वुड की, ये हो गई स्टील की 170 मेगा पास्कल। सी एल्यूमिनियम, इसकी हो गई 150 मेगा पास्कल। डी कंक्रीट, ये होगी 250 मेगा पास्कल। तो बताइए किसका बनाना चाहिए मुझको पिलर? क्यों जी, किसका बनाना चाहिए? हाँ, कंक्रीट का बनाना चाहिए। 200 का लोड इस पे जाता है, स्ट्रेस पड़ती है, और आपने अगर बना दिया वुड का तो पता चला कि बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। स्टील वाला भी जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा अपने मैक्सिमम 200 मेगा पास्कल को पहुंचेगा वो ब्रेक हो जाएगा, 70 पे ब्रेक हो जाएगा। एल्यूमिनियम वाला भी, लेकिन कंक्रीट वाला मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तब भी इसके पास सेफ लिमिट 50 मेगा पास्कल की रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर स्ट्रेंथ is greater than induced stress, then it is safe। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो हम सेफ जोन में हैं, और अगर स्ट्रेंथ कम हो गई इंड्यूस स्ट्रेस से तो फिर हम लोग खतरे में। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए अब स्ट्रेस के ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से।
फोर्स लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन का दोनों तरफ। और एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस बताइए कितनी होगी जल्दी से। कितना? कोई 10 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। फॉर्मूला क्या है? भाई हमें मालूम है इन दोनों तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम में होगी, रेस्ट पे होगी। तो इसके अंदर से कहीं से भी कट कर दो, कट करोगे तो क्या फोर्स लगेगा? इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इधर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस पे रेस्ट पे रहने के लिए इधर भी 10 न्यूटन का ही तो फोर्स लगना चाहिए। और ये कौन सा फोर्स है? ये रिएक्शन फोर्स। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रिएक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो रिएक्शन फोर्स हो गया 10, एरिया हो गया 0.5, तो कितना आ गया? बोलिए 20 पास्कल आ गया। ठीक है, हाँ चलिए। ये मैंने एक दूसरी रॉड ली, इस पे फिर से फोर्स लगाया, इधर लगा दिया 30 न्यूटन का। इधर एक क्लैंप बांध दी, क्लैंप इस पे लगा दिया फोर्स 10 न्यूटन का। और इधर वाली साइड पे लगा दिया 20 न्यूटन का। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया B, ये A है, ये C है। ठीक है, ठीक, बल्कि ऐसा करते हैं, इसी को B ले लेते हैं। तो मुझे बताइए स्ट्रेस बिटवीन A एंड B एंड स्ट्रेस बिटवीन B एंड C, दोनों निकालिए। नेट फोर्स 0 है, इधर भी लेफ्ट साइड में भी 30 न्यूटन लग रहा है और राइट साइड में भी 30 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स हो गया 0। और नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब बॉडी मोशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो मुझे A और B के बीच में कह रहा, तो यहां से कट कर दीजिए। तो जब आप यहां से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, तो इधर भी कितना लगना चाहिए? 30 न्यूटन लगना चाहिए, जब भी तो रेस्ट पे रहेगा। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो गया? 30
और अच्छा एरिया इसका जो है वही है 0.5 मीटर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, बोलिए 60 पास्कल। ओके, बी और सी के बीच में निकालिए चलिए। गुड, बी और सी के बीच का कोई चीज कट कर लिए तो कैसे बनेगा? दो तरीके हैं बनाने के, ऐसे बनाइए तो इधर लग रहा है 30 और इधर लग रहा है 10, तो रिएक्शन फोर्स यहां लगेगा। तो यहां पे बताइए एफ आर किसके बराबर हो जाएगा? 30 न्यूटन तो लग रहा है लेफ्ट साइड में है, हाँ जी 30 न्यूटन किधर लग रहा है? लेफ्ट, और 10 न्यूटन इधर लग रहा है राइट, तो नेट कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया ना। तो यहाँ पे सिग्मा बी एंड सी क्या हो जाएगा? 20/0.5 इज इक्वल टू 40 पास्कल। समझ में आया? नहीं आया? इसीलिए कह रहा ध्यान से देखो ना, 30 यहाँ लग रहा है और 10 यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, 30 इधर और 10 इधर, तो नेट कितना हो गया? नेट इस डायरेक्शन में 20 हो गया ना, 10 कैंसिल हो गया 30 में से, तो जब 20 हो गया तो इधर भी 20 लगना चाहिए ताकि ये रुकी रहे ना, तो इसलिए 20 हो गया। अच्छा इस वाले यहाँ इस वाले डायग्राम को बना के भी देख सकते हैं, कैसे? इधर 20 लग रहा है और रुकी हुई है, तो इधर कितना लगेगा? 20 न्यूटन ही तो लगेगा। इससे भी कर सकते हैं, तो सिग्मा बी एंड सी यानी स्ट्रेस बिटवीन बी एंड सी क्या हो जाएगा? 20/0.5, क्योंकि एरिया क्या है? 0.5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख लिया? हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन। अब आपको प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। चलिए एक और बता देते हैं, उसमें इसको इक्विलिब्रियम से मूव करा देते हैं। चलिए हाँ, ये फिर से एक रॉड है। ओके, इसमें फोर्स लग रहा है इधर 40 न्यूटन। इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। बीच में हमने 2 क्लैंप ले लिए, एक क्लैंप यहां ले लिया है, इस क्लैंप पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं और एक क्लैंप यहां ले लिया है, इस क्लैंप पे 20 न्यूटन लगा रहे हैं। चलिए अब इनका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बताइए
stress between A and B, stress between B and C, stress between C and D। ध्यान से करिएगा, 2 मिनट का टाइम है। एरिया 0.5 है। आ गया। पहले ए एंड बी के बीच का लगाइए, तो यहाँ पे कट करिए, यहाँ पे कट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, तो इधर कितना लगना चाहिए 40 न्यूटन का, तभी तो रुकी जाएगी, क्योंकि रुकी हुई है। चेक करिए, 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में प्लस 10 न्यूटन, 40 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, 40 का इधर, तो इस बार भी इक्विलिब्रियम वाला ही केस है, ठीक है ना। तो रुकी रहने के लिए जरूरी क्या है कि अंदर जो है किसी भी पार्ट पे 40 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए। तो ये 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 80 पास्कल हो गया। ठीक, अब आ जाइए बी और सी का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये ले लिया, इसका डायग्राम बनाइए। क्या हो जाएगा, इधर तो लग रहा है 40 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है, फिर उसके बाद मेरा ये सरफेस है, इस पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये क्योंकि अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब फोर्सेस ये और इधर पे लगने, यानी लेफ्ट और राइट में लगने वाले फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो इधर लेफ्ट में लग रहा है 40 न्यूटन, राइट में 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का और एक FR रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, 10 इसमें से कम कर दीजिए तो 30 का होना चाहिए, तभी तो 40 बनेगा, तो ये 30 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर आ गया 60 पास्कल। क्लियर हुई बात? कितने लोगों का मैच कर रहा है आंसर इससे? और यहाँ पर सी और डी वाला ये तो बहुत ही आसान है, इसमें मेरे लिए आसान ये है कि मैं इधर वाला एंड लूं, इस पे 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन लगना चाहिए, तभी रुका रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 20 पास्कल। और अगर ऊपर वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए दिखा देता हूं मैं बना के। ये रहा, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा, 20 न्यूटन का यहाँ लगा, इधर लगा 40 न्यूटन, इधर लगा 10 न्यूटन, इधर लगा 20 न्यूटन, और ये मेरा एंड है, यहाँ पे लगा रिएक्शन फोर्स। तो बताइए इधर कितना लगना चाहिए, इधर 40 लग रहा है, इधर 10 प्लस 20 30 लग रहा है, तो 10 और न्यूटन और लगना चाहिए,
अभी तो 40 होगा तो 10 न्यूटन हो गया। देखिए वही आया 10 न्यूटन, 10/8.5 20 न्यूटन हो गया। अच्छा समझ लिए दोनों वाले डायग्राम ऊपर नीचे सब बनाइए और अपने आप बिना देखे बनाने की कोशिश करिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हो गया। चलिए एक लास्ट और करा देते हैं। इधर लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है, सपोज 40 न्यूटन और इधर लग रहा है 90 न्यूटन। इसकी लेंथ है 10 मीटर, वेट भी है, मास भी है 10 kg। बताइए स्ट्रेस कितनी होगी बीच में। एरिया 0.5 ही ले लीजिए फिर से, ये एरिया है ए, इट इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। चलिए ऐसा करते हैं, ये जो स्ट्रेस निकाल रहे हैं ये दूरी ले लेते हैं। दिस इज 10 मीटर है, 4 मीटर कर देते हैं, 4 मीटर पे 4 मीटर पे स्ट्रेस निकालिए। क्या इस बार इक्विलिब्रियम में है ये? इस बार ये मूव करेगा क्योंकि फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा वो निकालिए पहले। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स नेट कितना लग रहा है? 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और मास कितना है? 10 kg। 10 से डिवाइड कर दिए, 50 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो इंतजाम इतना कर लिया था है? बस अब बाकी जो है 4 मीटर के टुकड़ा लेंगे, काट के रख लीजिए, उसमें देखिए रिएक्शन फोर्स कितना निकलेगा। 4 मीटर पे हमको निकालनी है ना। ये रहा 4 मीटर का टुकड़ा ले लिया मैंने। ये हो गया, ये रहा। तो बताओ किधर से लूं, इस तरफ से लूं या इस तरफ से? एक तरफ से मैं लेता हूं, एक तरफ से आप कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे आंसर सेम आता है नहीं आता। बोलिए कौन सा वाला नहीं, लेफ्ट वाला राइट वाला? ये वाला। चलो ये वाला ले लेते हैं। तो ये वाला आप करिए। तो इधर फोर्स कितना लग रहा है?
इधर फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन। ओके, यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेगा। यही वैल्यू हमको सिग्मा निकालने के लिए रखनी होती है, रिएक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो बताइए कैसे निकालें? हाँ, तो सबसे पहले हमने अभी एक्सेलरेशन निकाला, क्या आया? नेट फोर्स कितना लग रहा है? 90 माइनस 40 तो हो गया 50, और मास कितना है? 10 तो हो गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई? हाँ जी, अदनान कहाँ दिमाग है भाई? एक्सेलरेशन कैसे निकाला? 90 का फोर्स इधर लग रहा है, 40 का उधर, तो नेट फोर्स इधर कितने का लगेगा? 50 का, और मास है 10, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? हाँ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आइए अगला नेक्स्ट। तो इसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो किधर मिल रहा है? इधर मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ की? कितने क्वेश्चंस में हमने इक्वेशन लिखी है, अनगिनत। देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, बताइए। इधर का फोर्स बड़ा है तो पहले वो लिखेंगे 90, इधर वाला फोर्स छोटा है तो उसको माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। यही तो इक्वेशन होती है न्यूटन्स लॉ की, कि जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उधर वाला फोर्स पहले लिखते हैं और उसको अपोजिंग फोर्सेस को उसमें से माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू एम ए हो गया। तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू बताना मुझे कितनी आएगी? मास कितना होगा? 10 मीटर का 10 केजी, तो 4 मीटर का 4 केजी। लीनियर डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ। मास कितना है? 10, लेंथ कितनी है? 10, तो डेंसिटी कितनी आ गई? 1 केजी पर मीटर। तो मास क्या होता है? मास होता है लैम्डा, जो कि लीनियर मास डेंसिटी है, इनटू लेंथ। लैम्डा कितना आया? 1, लेंथ कितनी है? 4, तो आ गया 4 केजी आ गया। लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, कितनी मरतबा हम लोग यूज कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर मास क्या हो गया? 4 केजी का हो गया। एक्सेलरेशन कितना है? 5, तो क्या आ गया? अब देखो यहाँ से एफ आर निकाल लो, तो एफ आर को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो एफ आर इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 70 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हो जाएगा 140 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी का आया था ये आंसर? आ गया था? चलो दूसरी साइड वाले से करके दिखाओ जल्दी। दूसरी साइड वाले से करके दिखाओ। उसका डायग्राम बना लो, इस वाले का। इधर लग रहा है 40 न्यूटन। क्या बेटा? 6 मीटर लेना था। हाँ सॉरी, तो ये जो है लेंथ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 केजी हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 30 होने के बाद ये 60 रह जाएगा, तो ये
120 हो जाएगा। इसको करेक्शन कर लो भाई। तुम्हें भी नहीं दिखाई दिया पर हाँ बोला बेटे को छोटी गलती है, माफ की जा सकती है। इन गाँव तुम्हें दिखा था। चलो इसका करो। इसका भी एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, फोर्स रिएक्शन इधर लगेगा। मूव इधर कर रहा है तो इस बार रिएक्शन फोर्स बढ़ा है। -40 इज इक्वल टू 4 × 5, तो क्या हो गया FR इज इक्वल टू 60, 40 + 20 इज इक्वल टू 60। तो सिग्मा इज इक्वल टू 60/0.5 इज इक्वल टू 120 पास्कल। देखिए सेम आंसर आया यार। तुमने कैसे पकड़ी गलती? 120 नहीं आ रहा था इसलिए 1640 नहीं आना था यार। ये बात पहले ही क्लिक कर गया था। चलो ऐसा भी होता कि यहाँ से 120 आ रहा है, यहाँ 40 था, तो आंसर सेम आना चाहिए ना। चलिए गुड। एक होमवर्क पे क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। ये लीजिए, इधर लगा दिया मैंने और इधर लगा दिया। इधर लगा दिया 200 न्यूटन का फोर्स, इधर लगा दिया 500 न्यूटन का फोर्स। इसकी लेंथ है 20 मीटर, मास है 10 kg। चलिए 5 मीटर पे आपको स्ट्रेस निकालनी है। स्ट्रेस एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। एरिया वही ले लो, एरिया में तो सब हमने चेंज किया ही नहीं है। ठीक है, एरिया सेम रखें।